नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका टारगेट फॉर सक्सेस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा अपेक्षाकृत छोटा रहेगा क्योंकि इसमें आज बहुत ही ऐसी जानकारी हैं जिन्हें आपका याद होना, आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो लेक्चर आज छोटा रहेगा, पर इसमें लिखने के लिए, आपके समझने के लिए इसमें आज बहुत कुछ है। आज हम यहाँ पर सारे भाग, संविधान की समस्त अनुसूचियाँ और संविधान के लगभग महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम यहाँ पर आज कवर करेंगे और देखेंगे कहाँ पर क्या आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर नोट करेंगे, याद करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें तैयार करना, याद करने के अलावा आपके पास कुछ कोई और विकल्प नहीं होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न अवश्य आते हैं। तो अब देखिए, हम भारत के भाग पे आते हैं। पहले भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, इन 22 भागों में 395 अनुच्छेदों को बांटा गया है। तो जो हमारा पहला भाग है वह आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 41 तक आते हैं। ठीक है, अब संघ और राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। सबसे पहला जो संघ और राज्य क्षेत्र आया, यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आएगा। माफ़ कीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर नागरिकता आएगी, भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आती है। नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिए हुए हैं। उसके पश्चात अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आप मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान और उसके अनुच्छेद पढ़ेंगे। फिर भाग 4 है राज्यों के नीति निषेधक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए हुए हैं। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये इसे जोड़ा गया है 51 का के तहत। सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक, अब भाग 5 में आते हैं संघ सरकार। संघ सरकार जो पूरा आता है वह आता है 52 से 51 तक। इसमें आपको कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और ये संघ की न्यायपालिका, ये सभी आपको भाग 5 में मिलेंगे। तो भाग 5 में पहला अध्याय, इसको 5 अध्यायों में बांटा गया है भाग 5 को, जिसका पहला अध्याय कार्यपालिका आता है अनुच्छेद 52 से 78 तक। दूसरे अध्याय में संसद आता है अनुच्छेद 79 से 122 तक। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो अनुच्छेद 1 to 3 में आती हैं, 123 में। संघ की न्यायपालिका 124 से 147 में, और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151। आपको अगर ये भाग याद हैं कौन से भाग में किस अनुच्छेदों के बीच में क्या आ रहा है, तो जब क्वेश्चन पेपर आता है और एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी हुई हैं, तो आपको समझने में आसानी रहती है कि जो भी 148 से 151 के बीच में विकल्प होगा वह आपका सटीक बैठेगा, क्योंकि भारत का नियंत्रक का महालेखा परीक्षक और उससे संबंधित जो अनुच्छेद दिए हुए हैं 148 से 151 के बीच में ही दिए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो कार्यपालिका है वो 52 से 78 तक दी हुई है। कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न आप यहाँ से कर पाएंगे। 52 से 78 तक में कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके कार्य आते हैं। ठीक है, संसद 79 से शुरू होती है और 122 तक संसद के अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 6 की ओर। भाग 6 में हमारे आते हैं राज्य सरकारें। राज्य सरकारें भी 152 से लेकर शुरू होती हैं, जिसमें कुछ साधारण चीज़ें हैं। पूरा 152 से 137 तक आता है, 237 तक माफ़ कीजिएगा, जिसमें कार्यपालिका है 153 से 167 तक। राज्य का जो विधानमंडल है वह 168 से 212 तक, और उसमें वहाँ पर होते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ 213 में, जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आई थी 123 में। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं 214 से 232 तक। संघ के उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आए थे, आपको ऐसे याद हो जाएगा। संघ की जो न्यायपालिका थी वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आई थी, 124 से 147 तक। और यहाँ राज्यों के उच्च न्यायालय आ रहे हैं 214 से 232 तक। ईजी है याद करना। और राज्यों में भी अधीनस्थ, छठा अध्याय इसमें जुड़ जाता है, एक अतिरिक्त अध्याय जुड़ता है अधीनस्थ न्यायालय का। हर राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय भी पाए जाते हैं, हर सब उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं सारे न्यायालय। ये आते हैं 233 से 237 तक। ठीक है, फिर भाग 7
जो पहले था अभी ये निरस्त हो चुका है। राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची का खंड खा था यह निरस्त हो चुका है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 238 था, यह भी निरस्त हो चुका है। और यह निरस्त हुआ है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, 9195 स्क्रीन वहाँ तक नहीं आ रही है। ठीक है, यह 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन, यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित किया गया है। भाग 7 याद हो जाएगा आपको। ठीक है, भाग 8 में आते हैं। भाग 8 हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, यह 239 से 242 तक आता है। भाग 9 में पंचायतें आती हैं, 243 से 243 यहाँ तक। ये थोड़ा सा हिंदी वर्णमाला के शब्द यहाँ पर आएंगे। इसी तरह से नगर पालिकाएँ भाग 9 का में आती हैं नगर पालिकाएँ। ये सारे भाग 8 के बाद के सारे भाग जोड़े गए हैं। ठीक है, भाग 9 का समावेश किया गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा। ठीक है, और भाग 9 खा जो सहकारी समितियां हैं इनका 97th, ये 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाएँ आती हैं 243 ता से 243 छा तक। और भाग 9 खा में सहकारी समितियां आ जाती हैं 243 ZH से 243 ZT तक। यहाँ पे इन्हें ऐसे जोड़ा गया है। अब आगे आते हैं, हमारे 9 भाग हो गए। भाग 10वां यह आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, यह 244 से 244 का तक आता है। ठीक है, 11 भाग 10वां आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। अभी संघ और राज्यों के बीच में संबंध 245 से 263 तक आता है। संघ और राज्यों के बीच में दो तरह के संबंध हो सकते हैं, या तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। वित्त का अलग से बनाया गया है भाग, वित्त के लिए अलग से अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं, वित्त का पूरा लेखा जोखा अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ विधायी और प्रशासनिक संबंध है। तो विधायी संबंध आता है 245 से 255 तक और प्रशासनिक संबंध आता है 256 से 263 तक। अब भाग 12 आता है जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद समस्त दे दिए गए हैं, जिसमें जो 264 से 300 तक दिया हुआ है। जिसमें पहला अध्याय वित्त का है जो 264 से 291 है। दूसरा अध्याय है ऋण लेना, राज्यों द्वारा केंद्र से ऋण लेना, ऋण से संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी 292 और 293 में है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद 294 से 300 में है। संपत्ति का अधिकार 300 का में जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, इससे फिर विधायी अधिकार बनाया गया है। अब आप हमें ये बताइएगा कमेंट में कि संपत्ति का अधिकार 300 का में विधायी जो हमारा बनाया गया अधिकार या किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। आपसे जवाब की उम्मीद रहेगी, अब ढूंढिए और इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम हेतु निर्देश दिए गए हैं 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो भी सेवाएं होती हैं 308 से 323, जिसमें पहला अध्याय सेवाएं हैं 308 से 14 और लोक सेवा आयोग का उल्लेख 315 से 323 है। भाग 14 का यह अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, NGT हो गया, ऐसे अधिकरण होते हैं। भाग 14 का मूल संविधान में नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया है। यह 323 का से 323 खा में आता है। ठीक है, भाग 14 का। और भाग 14 का के बाद हम आते हैं भाग 15 पे। भाग 15 हमारा निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, यह 324 से 329 का तक आता है। और भाग 16 ये कुछ राज्य हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए हुए हैं 330 से 342 का तक। फिर भाग 17 पे आते हैं, यह राजभाषा से है। भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है राजभाषा किस भाग के अंतर्गत दिया हुआ है। भाग 17
या 343 से 351 के बीच में, जिसमें संघ की भाषा है 343 और 344 में। प्रादेशिक भाषाओं का पूरा संदर्भ दिया हुआ है 345 से 347 तक। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाओं के लिए 348 और 349 में उल्लेख है। साथ में कुछ विशेष निर्देश दिए हुए हैं जो 348 से 349 में है। ठीक है। अब आते हैं भाग 18 पे। भाग 18 है हमारा आपात का उपबंध 352 से 360 तक। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, 3 प्रकार के आपात लगाए सकते हैं। वित्तीय आपात, राज्यों में जब प्रशासनिक मशीनरी, राज्यों में जब विधायी मशीनरी फेल हो जाती है, यानी कि कोई इस पर सरकार न बन पाए या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति शासन, और देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई आंतरिक अशांति के पर आपातकाल लगाना, आंतरिक आपातकाल। या भी इसमें भी शब्द बदले गए हैं जो मूल संविधान में नहीं थे, यह भी आपको बताया जाएगा आगे जब आपातकाल पढ़ाएंगे, आपातबंद पढ़ाएंगे, पूरा आपको इसके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में। आप लोग ये नोट जरूर करते रहिएगा। आगे आते हैं भाग 19 पे। भाग 19 प्रकीर्ण है 361 से 367 तक। भाग 20 के अंतर्गत संविधान का संशोधन दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भाग 21 जो है कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं 369 से 392 तक। और भाग 22 आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, हिंदी में प्राधिकरण पाठ संक्षिप्त नाम, इसके लिए भाग 22 बनाया गया था 393 से 395 तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। एक भाग 14 का हमने आपको बताया था जोड़ा गया है। भाग 14 का जो जोड़ा गया था जब 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे एक हिसाब से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन में। इसे किया गया 1976 में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, बेरोवादी विवाद, ये 2 भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण सोपान हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष चीज़ें जैसे भाग 6 जो राज्यों से संबंधित था, इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा विलोपित कर दिया गया। और जो भी आपको हमने संविधान संशोधन बताए वो यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर अपने नज़र डालते हैं। सारे अनुच्छेद एक साथ तो भी नहीं बताएंगे, सारे अनुच्छेद हम आपको प्रत्येक भाग करते हुए बता देंगे, प्रत्येक भाग पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे। फिर हमारी नागरिकता में जो भी उपबंध हैं, भारत के संघराज्य क्षेत्रों में जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निश्चय तत्व, इनमें जो भी अनुच्छेद दिए हुए हैं उनको हम आपको एक एक करके बताएंगे। अभी यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आपकी नज़र डालना चाहेंगे। इन्हें आप याद कर लीजिएगा तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ने में भी आसानी रहेगी, समझने में आसान रहेगा। और एक बार यहाँ पढ़कर आगे जब डिटेल में सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको आपकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये पढ़ाया गया था और ये करना है। ठीक है। देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद, संविधान शुरू होता है, संविधान का पहला अनुच्छेद ही है संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। नए राज्यों का निर्माण करना है, कई नए राज्यों का निर्माण हुआ। आप बताइए 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना एक नया राज्य का निर्माण हुआ 2014 में। फिर जम्मू और कश्मीर राज्य को ख़त्म करके, विलोपित करके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये कैसे किया गया, सीमा और नामों में परिवर्तन किया जा रहा है और राज्यों का राज्य क्षेत्र जोड़ा जा रहा है, नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 13 दिया हुआ है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकृत करने वाली विधियाँ। कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो मूल अधिकारों को असंगत कर सकती हैं, उनको न्यून कर सकती हैं, अल्पीकृत कर सकती हैं। ठीक। आपको पढ़ते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बोर हो रहे हैं आप, और आपको लग रहा हो कि ये क्या ही है, ऐसे कैसे पढ़ना है, पर पढ़ने का यही तरीका है। आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं कैमरे के पीछे से आपको बोल के बता रहा हूँ, स्क्रीन के पीछे से, तो आप इसी तरह से इसे तैयार कर पाएंगे। अनुच्छेद 14 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, समानता के अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद है, विधि के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता,
आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन प्रश्न में आए हुए हैं, कई बार प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्लियर रखना है, तैयार करके जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछ लेते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किसके अंतर्गत दी हुई है। अनुच्छेद 15 भी दे देंगे, 16 भी दे देंगे, 18 और 17 भी दे देंगे। आप नहीं कर पाएंगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्लियर रहना है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ऐसा आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अधिकार दिया हुआ है अलग से। 31 ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। और अनुच्छेद 32 यह मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करा सकते हैं। अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमें मिला है। अनुच्छेद 38 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। आजकल इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, कॉमन सिविल कोड जिसे बोलते हैं, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अभी भी एक समान कोई नागरिक संहिता देश में नहीं है। और यह अनुच्छेद 44 में नीतिश तत्व में राज्यों के लिए निर्देशित राज्यों को बताया गया कि नीतिगत तरीके में ध्यान रखते हुए एक समान नागरिक संहिता बनाई जा सकती है। परंतु हमारा देश यह विभिन्नता में एकता लिए हुए है, यहाँ पर इतने सारे चीज़ें बिखरी हुई हैं, उनको समेटना और एक जैसे रखना वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए शायद अभी तक सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है। अनुच्छेद 45 से 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा, उनके अर्थ संबंधी हितों की आवृत्ति के लिए कामना करना, राज्य के द्वारा ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाना जिससे यह सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। की कार्यपालिका पूरी अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथकीकरण है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिया हुआ है। एक स्वस्थ संविधान के लिए आवश्यक है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपना अलग पृथक होकर ही कार्य करें, दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए, और साथ ही 51 का 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अनुच्छेद 51 का कब जोड़ा गया था, आपको याद है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो भाग 4 का में आता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 72 पे। अनुच्छेद 72 है क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडानिवेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर देता है, उसे कोई सज़ा दे देता है, तो वह एक माफ़ी याचिका राष्ट्रपति के पास दायर होती है। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत शक्ति होती है कि वह पूर्णतः सज़ा माफ़ी भी कर सकता है, कुछ निलंबन भी कर सकता है, सज़ा का लघुकरण भी कर सकता है और सज़ा का परिहार भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति होती है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और उसी के विषय में अनुच्छेद 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 110, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कई सारे प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। आप प्रश्न पत्र उठाइए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे, आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको यही अनुच्छेद मिलेंगे। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत रिपीटेड हुए हैं, तो आपको ये याद होना बहुत आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, बजट बोलते हैं। बजट नाम के शब्द का जिक्र ही पूरे संविधान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे अनुच्छेद आप उठा देंगे, आपको बजट शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा। बजट के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यूज़ किया गया है। क्लियर रहिएगा, आप एकदम ध्यान दीजिएगा और इसे नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 123,
इसमें अगर संसद विश्रांति काल में है, विश्रांति काल का अर्थ होता है जैसे संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, संसद सत्रावसान में है, या संसद का सत्र नहीं है, संसद का सत्र समाप्त हो चुका है, नई संसद चुनी जानी है, तो इस अवसर पर राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। ये वायसराय को भी मिली हुई थी, वायसराय से भारत के राष्ट्रपति को मिली। या अनुच्छेद भारत या जो अनुच्छेद है या 1935 के भारत सरकार अधिनियम से सीधा सीधा उठाया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया भारतीय परिदृश्य में। और यहाँ अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी विधिक मामले में। यदि राष्ट्रपति को उचित लगता है तो वह उच्चतम न्यायालय से अपना परामर्श लेगा, परंतु राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह उस परामर्श को माने या ना माने। ठीक है, पर राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 161 में क्षमा करने की, दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की कुछ राज्यपाल की भी शक्तियाँ होती हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। जैसे राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन थी मंत्रिपरिषद जो थी, उसके अनुच्छेद के अंतर्गत थी। अभी पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत थी? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। पढ़ते रहिएगा, किसी दिन लाइव आते हैं, लाइव आके आपसे सारे अनुच्छेदों का हम टेस्ट लेंगे जो पढ़ा रहे हैं, आपसे पूछेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप भाग लेंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167 ये कहता है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, कुछ समय पहले, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत थे? बताइए। वह था अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। ठीक है, और ठीक है, अभी इधर आते हैं। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। विधानसभा हर राज्य में होती है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में ही है। उसका वो कैसे बनती है, उसका उत्साधन और उसका सृजन कैसे होना है, इसके संबंध में 169 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 200 अनुच्छेद 200 है विधेयकों पर अनुमति। 213 है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की राज्यों के अंदर शक्ति दी हुई है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी हुई थी? अभी आपको बताया है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 213 में राज्यपाल की शक्ति है। 123 213 सेम डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 1 2 3 इधर लिखा हुआ है, 2 1 3 इधर कर दिया गया, 1 2 और 2 1 कर दिया गया। बस याद करने में बहुत आसान है अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के। ठीक है, आगे आते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, उस माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 226 226 में क्या है? उच्च न्यायालय भी कुछ रिटें जारी कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी करा जा सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा भी रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 239 डबल ए यानी 239 का यह दिल्ली के संबंध में एक विशेष उपबंध है। दिल्ली के संबंध में क्यों है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसका प्रशासन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय में अधिकतर कानून संबंधित राज्य की विधानमंडल बनाते हैं, पर अगर राष्ट्रीय हित में कुछ आवश्यक है तो यह कानून संसद बना सकती है। संसद के पास शक्ति है आर्टिकल 249 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 262 क्या कहता है? जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, इनके जो जल संबंधी विवाद होंगे, इनके न्याय निर्णय के लिए, इसीलिए कई राज्यों में देखा है कुछ नदियां हैं, जैसे कावेरी नदी है और भी अन्य कई नदियां हैं, इनके जलों के लिए कुछ राज्यों में विवाद चलता है, दो से अधिक राज्यों में। इनके विवाद के निपटारण के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं।
अभी आपको हमने बताया था ट्रिब्यूनल्स किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस भाग के अंतर्गत आते हैं। थोड़ी देर पहले आपको अधिकरण पढ़ाया था, पेज प्रति और एक बार देखिए। भाग 14 क के अंतर्गत हमने अधिकरण आपको बताए थे 323 ए से 323 बी तक, यानी 323 क से 323 ख तक। ठीक है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकर में बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, कहाँ से कितना वित्त प्राप्त हुआ, कहाँ कितना वित्त जा रहा है, इसके बाद संबंधित समस्त रिपोर्ट देता है वित्त आयोग। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट में बताइए। हम भी देखें आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। व्यूज़ तो काफ़ी हैं, लेकिन देखते हैं कौन पढ़ रहा है और पढ़ के कौन जवाब दे रहा है, एक्टिव यूज़र्स कौन है हमारा। उसके पश्चात आते हैं अनुच्छेद 300। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 311 है संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पदानुवत करना। ठीक है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 का एक प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल 323 का के अंतर्गत आता है। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 बहुत महत्वपूर्ण है। और 323 भी। 323 क्या कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, सीटों का आरक्षण जो होता है लोकसभा में। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आपात की स्थिति। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध में अथवा बाह्य युद्ध अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह उसमें। 356 अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है उसकी दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करना। और 360 वित्तीय आपात की स्थिति में, जो आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में और उनको अप्रभावी करने में यदि राज्य असफल रहते हैं उसके अंतर्गत है। और 368 के अंतर्गत संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। संविधान का संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और कुछ इस प्रकार होता है जिसमें विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति के द्वारा। ठीक है। ये आपको हमने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं थी, पहला टॉपिक देखिएगा, उसमें आपको हमने ये पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर। ठीक है। संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें पहली अनुसूची जो हम बात करते हैं वह है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संबंध है। और अनुच्छेद प्रथम अनुसूची में ही दूसरा क्षेत्र है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ। ठीक है। दूसरी अनुसूची में भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। और ये प्रश्न आता है दूसरी अनुसूची में किसके भत्ते दिए हुए हैं, तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है इनमें से किसके भत्ते दूसरी अनुसूची में नहीं है। या अभी आगे आएगा तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ के बारे में है, तो किसकी शपथ उसमें है और नहीं है। ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की शपथ नहीं होती है, भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। और इसी में प्रश्न आते हैं, क्योंकि शपथ में ऊपर पढ़ लेते हैं शपथ तीसरी अनुसूची में आता है, तो किसी का भी शपथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो भत्ते या दूसरी सूची के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, माफ़ कीजिएगा, राज्यों के राज्यपाल जो भी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अब देखिए हमने यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं लिखा। आप कहते होंगे क्या भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति ही होता है। ठीक है। आगे राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष। देखिए राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको CAG भी बोलते हैं। ठीक है। अनुच्छेद तीसरी अनुसूची क्या है, इसमें शपथ के विषय में उल्लेख है। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडलों के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इन सभी की शपथ आती है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन हुआ है, जो चौथी अनुसूची के तहत हुआ है। पाँचवीं अनुसूची की हम बात करते हैं। यह आती है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, जिसके विषय में आर्टिकल 244 भी है। ये अनुसूचियों से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप अनुसूची बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। छठी अनुसूची में कुछ 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया हुआ है, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं, जैसे संघ सूची में अब 98 विषय हैं, परंतु मूल रूप से 97 विषय थे। राज्य सूची में इसी प्रकार से मूल रूप से 66 थे, अब 59 हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे, इस समय 52 है। ये आपको याद होना चाहिए किस सूची में कितने विषय भी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, पूरा भाषाएं सारी लिख दी गई हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। जहाँ सिर्फ सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि सारी जोड़ दी गई हैं। कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भू सुधार और जमींदारी प्रणाली। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, यह पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। पहले इसमें कहा गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, पर बाद में 24 अप्रैल 2007 में उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा दी है कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो इसके तहत कानून बने 9वीं अनुसूची के बाद, उसकी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक। 10वीं अनुसूची दल बदल के से संबंधित है। यह भी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि 12वीं अनुसूची 18वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत की शक्तियाँ। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ये आप याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची में 29 और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आते हैं। मिलाने के लिए अनुसूचियाँ देंगी, आपको विषय दिया जाएगा, आपको मिलाना होगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारे संविधान के जो स्रोत थे, कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमारा लिया गया है संसदीय शासन। ब्रिटिश की संसद समस्त संसदों की जननी है, आपको पता होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। विधि का शासन, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको आगे हम पढ़ाएंगे। विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से, भी आपको आगे इसमें लिखा होगा, आपको स्लाइड में दिखाएंगे हम। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते हैं, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। 2 सदन जो हैं, उच्च न्यायालय और हमारा राज्यसभा और लोकसभा, जो 2 सदन हैं। राज्यों में विधान मंडल होते हैं। तो यह सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी यूएसए से ही लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्यों के निर्देशन तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, काफ़ी जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम आपको बताएंगे प्रक्रिया कैसी है, जब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम आपको पढ़ाएंगे। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जैसा कि भारत में है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य। देखिए समवर्ती सूची जब 1935 का भारत शासन अधिनियम बताया था, या उससे पहले 1919 का आया था, जब राज्यों में
जो बायर्की शुरू हुई थी, फिर 1935 में भारत में वो जोड़ी गई। तो वहाँ पर समवर्ती सूची नाम का कुछ नहीं था, आरक्षित विषय थे, हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, समवर्ती जैसी सूची नहीं थी। समवर्ती सूची हमारी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और वाणिज्य और व्यापार की और समागम की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, उससे आपातकाल के संबंध में मूल अधिकारों का स्थगन। बहुत से लोग पढ़ लेते हैं आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी के संविधान से। ऐसा कुछ नहीं है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय जो कुछ मूल अधिकार होंगे उनका विलोपन हो जाएगा, वो स्थगित हो जाएंगे। ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, सोवियत संघ, जो आज जिसे हम रूस बोलते हैं, रूस और उसके आसपास के कुछ राष्ट्र हैं, इनको मिला के 1991 से पहले सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वह सोवियत संघ के संविधान से ही लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे मेंस के लिए, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, विश्व का इतिहास जब पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो वहाँ फ्रांस की क्रांति का जिक्र होता है। फ्रांस की क्रांति में यह 3 शब्द उत्पन्न हुए थे, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, ये आपका इतिहास का विषय है। जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अभी आप कहेंगे कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का तो हमने आयरलैंड के संविधान में बताया था, पर वहाँ हमने बताया था राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, और यहाँ निर्वाचन बता रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह लिया गया है जापान के संविधान से। ठीक है, तो आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं टॉपिक। अब अगले टॉपिक को लेकर हम कोशिश करेंगे कल जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए अपलोड करें। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसकी व्यूअरशिप बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इसे। धन्यवाद, जय हिंद।